हेलो डियर स्टूडेंट्स, नवदीप सर की फिज़िक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिर से ही दोबारा कंटिन्यू करते हैं बीएससी की क्लासेस को। और आज की जो बुक है अपनी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली बुक है, जो जनरली एमजीएसयू यानी कि मैं जो राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ जो यूनिवर्सिटी लगती है हमें वो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर है, तो उसमें फ़र्स्ट ईयर में ये वाली बुक लगती है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में अपना अपना हिसाब है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सी ईयर में बुक लगती है ये वाली, तो आप उसी हिसाब से देख सकते हो। तो देखो, आज जो अपने स्टार्ट करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसमें कूलम्स लॉ से स्टार्टिंग होगी। आपके सामने कूलम लॉ। तो देखो, आज की क्लास में आप लोगों को लग सकता है कि ये वाले टॉपिक तो हमने 12वीं क्लास में पढ़ रखे हैं, तो इसी कारण आपने पढ़ रखे हैं और 12वीं में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखे हैं, ये मान के मैं चल रहा हूँ। इसी कारण जो ये वाले टॉपिक है थोड़े से एक बार आपको रिवाइज करा रहा हूँ जल्दी 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 में। तो आज की वीडियो में रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन कई बच्चे सोचते हैं कि सर इसकी क्या ज़रूरत है, ये तो हमें पता ही है। लेकिन फिर से एक बार अगर रिवाइज हो जाए ना चीज़, तो वो आपके दिमाग में फिट रहती है। और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके स्पेशली कंपटीशन एग्ज़ाम में आती हैं। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में चाहिए कम आए, लेकिन कल को आपको इंटरव्यू देते हो, वहाँ पर आपसे ये चीज़ें पूछी जाती हैं। और या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो, वो यहाँ वहाँ पर ये छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपको डेरिवेशन वगैरह सब कुछ याद हो जाए, लेकिन ये छोटी चीज़ें अपने अक्सर छोड़ देते हैं और यही आगे जाके अपने को दिक्कत करती हैं। ठीक है, तो इसी कारण मैं यहाँ से बिल्कुल बेसिक से आपका स्टार्ट कर रहा हूँ। चाहे बीएससी की क्लास है, लेकिन बीएससी की बुक में जो दिया हुआ है, अगर उसमें दिया है तो अपने को थोड़ा पढ़ना चाहिए उसके बारे में। तो देखो, सबसे पहले कूलम्स लॉ या कूलाम का नियम, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कंबाइन ही वीडियो है, ये चीज़ आप याद रखना। तो कूलम्स लॉ, कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम अपने को क्या बताता है कि टेल्स अस फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, यानी दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसके बारे में अपने को बताता है। आपको एक चीज़ तो आपने पढ़ी होगी कि चार्ज के दो टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और इन दोनों चार्ज, चाहे आपके पास दो पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे दोनों नेगेटिव चार्ज हो, या एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, अपने पास अगर चार्ज पड़े हों तो इन चार्जेस के बिटवीन क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। ठीक है, और इस फोर्स को अपने क्या नाम दे देते हैं, इस फोर्स को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैद्युत अथवा स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, वैद्युत बल या स्थिर वैद्युत बल इसको बोल देते हैं। तो दो चार्जेस के बीच में ये वाला फोर्स है वो अप्लाई होता है। अब इसकी जो वैल्यू है वो सबसे पहले कुलाम ने डिफाइन की थी, मतलब जो इसका फॉर्मूला दिया था वो कुलाम ने दिया था। तो वो आपने अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, चलो अपने फिर भी लिख लेते हैं कि कुलाम कहता है कि ये जो फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच, तो अपने को दो चार्जेस लेने पड़ेंगे। तो अपने यहाँ पर अब बड़ी क्लास में हो गए हो आप, तो इसी कारण यहाँ पर डायग्राम अपने इस तरीके का ले रहे हैं। यहाँ पर तीन एक्सिस अपने एक्स वाई और जेड एक्सिस, एक रेफरेंस लेना पड़ता है अपने को एक्स वाई जेड। अब उसमें दो चार्ज पड़े हुए हैं, ये ए पॉइंट है यहाँ पर, मान लो इस पर Q1 चार्ज पड़ा हुआ है और बी पॉइंट पर Q2 चार्ज पड़ा हुआ है। इसका जो पोजीशन वेक्टर है इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट, मतलब कि स्थिति सदिश ए का, वो आपके पास R1 वेक्टर है और इसका R2 वेक्टर है। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी और इसकी ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब आपको पता है कि जो ए वाला है वो बी वाले पर फोर्स लगाएगा, Q1 है वो Q2 पर फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पर फोर्स लगाता है। तो अपने सबसे पहले जो फोर्स है इन दोनों के बीच में, जो भी फोर्स लगता है, चाहे Q1 Q2 पर लगाए Q2 Q1 पर लगाए, वो फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो दोनों चार्जेस के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि F समानुपाती Q1 Q2 हो जाएगा। और दोनों के बीच की डिस्टेंस के क्या हो जाता है, ये स्क्वेयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, मतलब स्क्वेयर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ तो वैसे आर स्क्वेयर लिखते थे, लेकिन अब देखो अपने जो फोर्स की बात कर रहे हैं, ये फोर्स है अपना फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, Q1 पर ड्यू टू Q1, Q1 के कारण, Q1 के कारण Q2 पर बल, Q2 पर बल कितना लगेगा। ठीक है, तो इंग्लिश के हिसाब से अपने चलते हैं, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो वो अपने कहते हैं कि F12, F12 जो फोर्स है, ये फोर्स क्या, सॉरी F12 नहीं, मैंने उल्टा बोल दिया यहाँ पर,
F21 फोर्स हो जाएगा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, F21 ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा। देखो Q1 Q2 तो है ही, F21 हो जाएगा, वो Q1 Q2 तो हो गई। ये चीज़ तो आपने 12वीं क्लास में पढ़ी थी, +2 में पढ़ी थी, लेकिन +2 वाली चीज़ अपने बीएससी में थोड़ी सी इसको और ज़्यादा डिफाइन करके मतलब चलते हैं। तो F21 जो हो जाएगा यहाँ पर वो आपके पास हो जाएगा किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इस वाले वेक्टर के। ठीक है, तो ये वाला वेक्टर मतलब दोनों चार्जेस के बिटवीन की डिस्टेंस कितनी है, R21 वेक्टर है, तो R21 की स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और अगर मैं आपको इस ट्राइंगल की बात करूं, इधर देखो आप, ट्राइंगल AOB की बात करूं, तो आपने फिजिक्स में ट्राइंगल लॉ पढ़ा होगा कि अगर तीन वेक्टर आपको ट्राइंगल की जो साइड्स है उसकी फॉर्म में दिए हुए हों, तो आप उनका रिजल्टेंट किस प्रकार लिख सकते हो कि दो वेक्टर तो क्या होने चाहिए, कंसेक्यूटिव होने चाहिए लगातार, जैसे ये वाला इस डायरेक्शन में है, ये वाला इस डायरेक्शन में है, और एक इनका क्या होता है, अपोजिट होता है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ R1 वेक्टर और प्लस में R21 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। ठीक है, ये ट्राइंगल लॉ लगाया है जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। तो R21 वेक्टर यहाँ पर R2 वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। तो इस F21 को अपने ऐसे लिख सकते हैं, F21 इज, यहाँ पर अपने R21 को लिख सकते हैं R2 वेक्टर और माइनस में R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि वेक्टर का डायरेक्टली स्क्वायर नहीं लिखते, अपने मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको लिखना चाहो तो इसको इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। अगर ऊपर वाले को आप लिखना चाहो वेक्टर की फॉर्म में, तो वेक्टर की फॉर्म में आप इसको इस तरीके लिख सकते हो, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो अब ये वाली इक्वेशन फर्स्ट है, ये वाली या ये वाली इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। ठीक है, और एक जो ये फोर्स होता है दो चार्जेस के बिटवीन, F21 है, वो किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मीडियम। मीडियम पर भी ये वाला फोर्स क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों पर ये डिपेंड करता है। ये तीसरी इक्वेशन होगी। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड को मिलाएं अपने तीनों को, तो F21 जो अपने पास आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और अपॉन में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का स्क्वायर। अब आप बीएससी में बड़ी क्लास में आ गए तो इस +2 वाले को आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इस बीएससी में थोड़ा सा आपको मॉडिफाई तरीके से पढ़ना पड़ेगा, मतलब नए तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो अब देखो आप कि अगर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर यहाँ पर, तो आप देखो दो फैक्टर तो अपने मिला लिए, इक्वेशन फर्स्ट वाला इक्वेशन सेकंड वाला आ गया अपने पास, अब इक्वेशन थर्ड वाला रह गया। तो मतलब कि मीडियम पर डिपेंड करता है वो वाली चीज़ रहेगी। तो अपने F21 को जब बराबर के साइन में बदलेंगे, इस प्रोपोर्शनल को या समानुपाती को, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा देंगे K Q1 Q2 और अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये अपने पास कंप्लीट फार्मूला बन गया। यहाँ पर F21 वेक्टर मतलब कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो ये आप वाला अपने पास यहाँ पर फॉर्मूला बन चुका है। ठीक है, यहाँ पर K क्या है, K एक कांस्टेंट है, K क्या है, एक कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मीडियम, डिपेंड्स ऑन मीडियम, यानी इसकी जो वैल्यू होती है वो मीडियम पर डिपेंड करती है। तो जनरली जो K होता है इसको अपने लिखते हैं वैक्यूम के लिए। तो वैक्यूम के लिए जो इसकी वैल्यू होती है वैक्यूम के लिए वो होती है 9 × 10⁹, और यूनिट आपने इसकी अगर पढ़ी हो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर, या फॉर्मूले से भी आप इसकी यूनिट निकाल सकते हो। और अगर मीडियम आ जाए किसी मीडियम के लिए, मीडियम का मतलब भी दो चार्जेस के बीच में अगर कोई चीज़ रख दे, अपने वाटर रख दिया या कोई और चीज़ रख दी, तो वो मीडियम प्लेस कर दे, तो अपने इसको जनरली K मीडियम KM से शो करते हैं। ठीक है, K मीडियम से। अब नेक्स्ट एक चीज़ और, K की बात हो गई इतनी। अब एक चीज़ और कि अगर ये वाला जो है ये अपने F21 लिखते हैं यहाँ पर, जो आपके पास F21 वेक्टर है, इसको F21 वेक्टर। अब F12 वेक्टर लिखे अपने, यानी कि F12 का मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, मतलब Q2 के कारण Q1 पर कितना फोर्स लग रहा है। तो ये वाला बिल्कुल ऐसा ही आएगा K Q1 Q2
और अपॉन में बस ये वाला चेंज हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब आप कहोगे कि सर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इसका होल स्क्वायर आ जाएगा भी, सर ये क्यों लिखा आपने? तो आप देखो कि जब R12 वेक्टर लिखेंगे अपने, तो अब पोजीशन वेक्टर अपना इधर वाला हो जाएगा, मतलब इसकी डायरेक्शन अब चेंज हो जाएगी, ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी। तो अब आप ट्राइंगल लॉ लगाओ, इसको हटा दो और इसको इधर मान के ट्राइंगल लॉ लगाओ, तो R2 प्लस R12 इज इक्वल टू R1 हो जाएगा। तो आपके पास R12 बन जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के इक्वल। ठीक है, तो वैसे आपको डायरेक्ट याद रखना है ये वाली वैल्यू। और एक चीज़ और याद रखनी है कि जो F12 वेक्टर है वो माइनस F21 वेक्टर के इक्वल होता है, कि दोनों के मैग्नीट्यूड तो क्या होते हैं, सेम होते हैं वेक्टर फोर्सेस के। कि अगर मान लो एक चार्ज दूसरे पर 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो दूसरा भी इस पर 2 न्यूटन का लगाएगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट होगी दोनों ही फोर्सेस की। ठीक है, ये ऐसा ही अपने को रिजल्ट देता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। वैसे ही रिजल्ट ये वाला है। तो माइनस का सिंबल अपने को दिखाता है कि जैसे मान लो ये यहाँ पर Q1 पड़ा है और ये Q2 पड़ा है, अगर दोनों मान लो प्लस के चार्ज हैं तो Q1 इस Q2 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इधर इधर धकेल लेगा, और Q2 Q1 को किधर धकेलेगा, इधर। तो देखो दोनों फोर्सेस क्या आ गए, अपोजिट आ गए। अगर दोनों नेगेटिव होते फिर भी ऐसा ही होता कि Q1 इधर वाले Q2 पर रिपल्शन लगाता, दूर धकेलता अपने से, और Q2 Q1 पर रिपल्शन लगाता, ये भी अपने से दूर धकेलता। अगर मान लो दोनों में क्या होता कि यहाँ पर अगर एक अपने पास क्या होता, पॉजिटिव होता, और एक क्या होता, नेगेटिव होता। ठीक है, आप मान लो एक जो चार्ज है यहाँ पर पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो अब देखो फोर्स की यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाती कि इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखो आप फोर्स कैसे लगेगा कि अब देखो Q1 है वो Q2 को अपनी तरफ क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो Q1 Q2 पर जो फोर्स लगाएगा वो अपनी तरफ खींचेगा। फिर Q2 है वो Q1 को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो फोर्स तो देखो एक फोर्स अब इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। तो चाहे दोनों में चार्ज प्लस के हैं चाहे माइनस के हैं, चाहे एक प्लस का एक माइनस का, फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एक दूसरे के अपोजिट ही रहेगी। ठीक है, अब इससे आगे बात करते हैं अपने के की। तो के अगर जो के की वैल्यू आपको मैंने अभी ऊपर लिखवाई थी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, किसके लिए वैल्यू होती है ये वाली, इसके लिए, वैक्यूम के लिए। ठीक है, और ये वैल्यू आई कहाँ से, ये कूलम ने बताया कि एक और क्वांटिटी पर डिपेंड करती है जिसको अपने 1/4πε0 बोल देते हैं। 4 और पाई दोनों कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नोड भी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नोड क्या है, एप्सिलॉन नोड को बोल देते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन नोड को परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम बोल देंगे। और एप्सिलॉन नोड डिपेंड करता है मीडियम पर, कि अगर ये तो नोड यानी 0 लगाई है, इसका मतलब तो है वैक्यूम के लिए है ये। ठीक है, और वैक्यूम के लिए जो इसकी वैल्यू होती है वो कूलम कहता है कि ये वाली वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। और जो यूनिट आएगी आप देखो, एप्सिलॉन नोड और के एक दूसरे के बिल्कुल रिवर्स हैं, तो उल्टी कर दो इसके वाली यूनिट, तो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट आ जाएगी। ठीक है, और मीडियम के लिए अगर अपने डिफाइन करना चाहें तो मीडियम के लिए अपने यहाँ पर एप्सिलॉन मीडियम यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसको परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोल देते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलेंगे। समझ आई बात, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलेंगे। ठीक है, तो अब अगर अपने देखो, वैसे अगर मैं जनरल फार्मूला लिखूँ कूलम्स लॉ का, तो वो होता है के Q1 Q2 और अपॉन में क्या आ जाएगा, R² आ जाएगा। ये जनरल जो 12वीं क्लास वाला फार्मूला, उसी से समझाता हूँ आपको। अब ये फार्मूला अपने किसके लिए लिखा है, ये फार्मूला लिखा है वैक्यूम के लिए, वैक्यूम के लिए। अब अगर यही फार्मूला मैं यहाँ पर मीडियम के लिए लिखूँ, मीडियम के लिए यही फार्मूला लिखूँ, तो वो हो जाएगा F मीडियम इज इक्वल टू के मीडियम Q1 Q2 और अपॉन में बच्चों क्या आ जाएगा, R² आ जाएगा। ठीक है, और F मीडियम इज इक्वल टू, पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये वाला के होता है, इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। ठीक है, यहाँ पर आ गया Q1 Q2 और अपॉन में क्या आ गया, R² आ गया। तो F मीडियम की जो वैल्यू है वो अपने यहाँ पर लिखेंगे 1/4πε मीडियम।
अब यहाँ पर क्या था, एप्साइलन नोड ये वैक्यूम के लिए था, ये एप्साइलन मीडियम और साथ में Q1 Q2 और अपॉन में R स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और डिफाइन करते हैं अपने, जिसको बोल देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो रिलेटिव परमिटिविटी एक डेफिनेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर इसका दूसरा नाम है और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, ऑफ मीडियम। ठीक है, तो किसी भी मीडियम के लिए इसको डिफाइन करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको एप्साइलन आर से लिख देते हैं। तो एप्साइलन आर क्या होता है, ये कूलम ने यहाँ पर बताया कि अगर आप मान लो किसी मीडियम के लिए उसकी परमिटिविटी एप्साइलन मीडियम है, इसको वैक्यूम वाली से डिवाइड कर देते हो कि एप्साइलन मीडियम यानी मीडियम की परमिटिविटी अपॉन में वैक्यूम की परमिटिविटी, इन दोनों को डिवाइड कर देते हो, तो आपके पास एक नई क्वांटिटी आ जाती है एप्साइलन आर, जिसको रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल देते। तो यहाँ से एप्साइलन मीडियम है, इसकी वैल्यू आ जाएगी एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर। ये चीज़ें आपने 12वीं क्लास में वैसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखी हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं दोबारा समझा रहा हूँ, दोबारा रिपीट करा रहा हूँ। तो एफ मीडियम जो आपका यहाँ पर आएगा वो देखो 1/4 पाई एप्साइलन नोड एप्साइलन आर लिख सकता हूँ इस एप्साइलन मीडियम की जगह पर, और यहाँ पर Q1 Q2 और अपॉन में क्या आ जाएगा, R स्क्वायर आ जाएगा। अब आप इसमें ये देखो कि अगर मैं इसकी बात करता हूँ 1/4 पाई एप्साइलन नोड 1/4 पाई एप्साइलन नोड Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो एफ मीडियम यहाँ से आप देखो, इसके बाद यहाँ से एफ मीडियम वो आपका एफ अपॉन में एप्साइलन आर के इक्वल आ रहा है। मतलब कि अगर आप कोई एप्साइलन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मीडियम दो चार्जेस के बिटवीन रख देते हो, तो जो आपका फोर्स है वो एप्साइलन आर टाइम्स कम हो जाता है। कि अगर मान लो कोई मीडियम रख दिया आपने जिसके लिए एप्साइलन आर की वैल्यू 2 है, तो अगर मान लो दो फोर्सेस के बिटवीन वैक्यूम में जो फोर्स है वो 10 न्यूटन लग रहा था, तो अब एप्साइलन आर 2 है, तो अब जो फोर्स लगेगा मीडियम रखने के बाद तो वो रह जाएगा 5 न्यूटन। मतलब एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर अपने दो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम फिल कर दें तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, हमेशा डिक्रीज होगी ये वाली जो वैल्यू होगी। तो उम्मीद है आपको ये वाली सारी जो कहानी है समझ में आ गई होगी। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है। नेक्स्ट छोटे छोटे टॉपिक है कई, ये भी 12वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा कि बहुआवेशों के मध्य बल और अध्यारोपण का सिद्धांत, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो अब देखो कि अगर अपने को क्या दिया हुआ हो, एक चार्ज दिया और उसके आसपास बहुत सारे चार्ज प्रेजेंट हैं, तो अपने को उस चार्ज पर टोटल फोर्स निकालना भी कितना होगा। जैसे कि इस डायग्राम में दिया हुआ है कि Q0 चार्ज है, यहाँ पर बीच में पड़ा हुआ है ये वाला, यहाँ पर मान लो ये O पॉइंट पर, और इसके अराउंड बहुत सारे चार्ज पड़े हुए हैं Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे टोटल n चार्ज पड़े हुए हैं Qn तक। ठीक है, और हर एक का पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है कि इसका R1 है, इसका R2 है, इसका R3 वेक्टर है, R4 वेक्टर, Rn वेक्टर है, ऐसे बहुत n तक। ठीक है, तो अब जो Q0 है इस पर सारे जो यहाँ पर चार्ज प्रेजेंट है वो कितना फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो जो टोटल फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू ऑल द n चार्जेस के कारण Q0 पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा कि यहाँ पर होगा ये वाला वेक्टर सम, किसके इक्वल हो जाएगा, वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू ईच चार्ज, कि हर एक चार्ज जितना फोर्स लगाएगा उन सब फोर्सेस का अपने क्या कर दें, वेक्टर सम कर दें, मतलब कि सदिश योग कर दें, वेक्टर सम जैसे अपने करते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, टोटल फोर्स आ जाएगा। तो एफ वेक्टर अगर टोटल की बात करूं तो F1 जितना लगा रहा है फोर्स प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, ऐसे करके डैश डैश करते हुए अपने कितने कहाँ तक चले जाएंगे, टोटल Fn वेक्टर तक चले जाएंगे। ठीक है, तो F वेक्टर की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर अगर आप लिखना चाहो तो K Q1 Q0 और अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर R1 स्क्वेयर। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा R1 कैप आ जाएगा, फिर प्लस में K
Q1 Q2 Q0 और अपॉन में R2 स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर इसकी डायरेक्शन आ जाएगी R2 कैप आ जाएगी। समझ आई बात। और डैश डैश करते हुए ऐसे ही अपने क्या करेंगे, n तक जाएंगे तो लास्ट वाला K Qn Q0 और अपॉन में Rn स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Rn कैप आ जाएगा। ठीक है, ये कैप अपने को डायरेक्शन बताता है कि अगर मान लो कि ये वाला चार्ज पॉजिटिव है मान लो, और ये वाला भी पॉजिटिव पड़ा हुआ है, तो इसकी डायरेक्शन ये वाली आ जाएगी। ठीक है, और Q2 अगर मान लो नेगेटिव है तो इसकी डायरेक्शन ये वाली आ जाएगी। तो अगर आप R1 वाली को प्लस मान रहे हो तो R2 वाली ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगी। ऐसे करके मतलब हर एक की डायरेक्शन अपने साथ में लिखते चलेंगे। तो ऐसे करके सब का जब वेक्टर सम करेंगे तो वो अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। अब दो तीन छोटे छोटे टॉपिक और दिए हैं जो आपके इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक में प्रीवियस जो 12वीं क्लास में भी थे। वो क्या है कि देखो कि अगर मान लो कि अभी तो अपने पढ़ा है, पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था कि 2 चार्ज हैं, फिर आ गया बहुत सारे चार्ज हैं। अब आपके पास आ गया कि जैसे मान लो ये एक वायर है, ठीक है, ये गुलाबी रंग की एक वायर है, तो इस वायर पर आपने क्या किया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है इस वायर को। ठीक है, मान लो आपने इस वायर को क्या कर दिया, क्यू चार्ज दे दिया, और प्लस क्यू चार्ज था मान लो, और वो प्लस क्यू चार्ज इस पूरी वायर पर इस प्रकार से फैल गया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इस वायर के कारण आपको इस Q0 पर फोर्स निकालना है। भी ये जो वायर है इसको आपने प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है, तो इसके कारण इस Q0 पर कितना फोर्स लगेगा। तो उसके लिए अपने क्या है कि इस वायर का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, छोटा सा पीस लेते हैं। ठीक है, और इस पीस की जो लेंथ है वो अपने मान लेते हैं कि DL लेंथ है, और इस पर जो चार्ज है वो अपने मान लेते हैं कि DQ चार्ज है। ठीक है, तो इस छोटे से टुकड़े के कारण अपने क्या करेंगे, एक स्मॉल पीस के कारण इस Q0 पर फोर्स की वैल्यू लिखेंगे कि इस DL के कारण जिस पर DQ चार्ज है Q0 पर कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, और फिर अपने उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। यही मेथड अपने आगे 2 वाले में भी लगाएंगे। तो लैम्डा आपने पढ़ा हुआ हो अगर पिछली क्लास में 12वीं में, तो DQ अपॉन में DL होता है कि चार्ज ऑन यूनिट लेंथ, उसको अपने क्या बोलते थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी या रेखीय आवेश वितरण, नहीं सॉरी घनत्व आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप घनत्व कर लेना, मैं इसको मिटो के बाद में कर दूंगा। रेखीय आवेश क्या आएगा, घनत्व आएगा। तो यहाँ से अगर मैं DQ की वैल्यू निकालूं तो वो आ जाएगी लैम्डा इंटू DL। ठीक है, अब इस DQ चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा है वो मैं लिख देता हूँ DF फोर्स है, और वो कितना लगेगा, K। ठीक है, Q0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, DQ की जगह मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, लैम्डा DL लिख रहा हूँ। ठीक है, DQ की जगह क्या लिख रहा हूँ, लैम्डा DL, और अपॉन में जो ये डिस्टेंस है ये मान लेते हैं R है, तो कितनी आ जाएगी, R स्क्वायर आ जाएगी। अब टोटल फोर्स अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, इस DF का इंटीग्रेशन कर दोगे। तो DF का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाली वैल्यू Q0 लैम्डा DL, और अपॉन में क्या आ जाएगा, R स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब आगे इसको कंडीशन के हिसाब से सॉल्व करेंगे। वायर के लिए आपने निकाल रखा है 12वीं में, और इसी प्रकार जो नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट है वो क्या है कि इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए सरफेस, यदि आवेश पृष्ठ पर वितरित हो तो पृष्ठीय आवेश घनत्व लैम्डा। अपने क्या करेंगे कि ये एक सरफेस दिया हुआ आपको, सरफेस पर क्या है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लो आपने इसको प्लस क्यू चार्ज दे दिया, तो ये इस पर क्या हो जाएगा, ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सारे जो सरफेस है। अब आप क्या करोगे, इसका एक छोटा सा टुकड़ा लोगे, छोटा सा पीस लोगे, इसका जो एरिया है वो DS एरिया है। ठीक है, और मान लिया कि इस Q0 से ये R डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो सिग्मा सॉरी ये जो सिग्मा है इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी आपके पास, इस पर मान लिया कि जो चार्ज है इस पर वो DQ है, तो आप कह सकते हो कि सर ये हो जाएगी DQ अपॉन में DS, और यहाँ DQ की वैल्यू अगर निकालूँ तो सिग्मा क्या आ जाएगी, DS आ जाएगी। बिल्कुल ऊपर तरीके से DF की वैल्यू लिखोगे तो F आपके पास जो लास्ट में आ जाएगा, मैं फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूँ K Q0, और सिग्मा DS आ जाएगा DQ की जगह, और अपॉन में क्या आ जाएगा, R स्क्वायर, और यहाँ पर आप S लिख दोगे। S अपने को दिखाता है कि ये वाला जो इंटीग्रेशन है सरफेस इंटीग्रेशन है, सरफेस इंटीग्रल है। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है कि इफ़ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए वॉल्यूम, अगर एक ये V वॉल्यूम है मान लो आपके पास, इसको चार्ज दे दिया
प्लस क्यू चार्ज आपने इसको दे दिया तो वो इस पर डिस्ट्रीब्यूट ऐसे हो जाएगा प्लस चार्ज। अब आप इसका छोटा सा पार्ट लोगे, वही डी और इस पर चार्ज मान लिया डी क्यू चार्ज है, और इस क्यू जीरो से ये वाला क्या है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। तो रो इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, डी क्यू इंटू डी, और यहाँ से डी क्यू की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगी रो डी। और अगर फोर्स की वैल्यू लिखोगे तो अब आप ऊपर वाले अगर दो लिख लिया आपने, तो आप लिख सकते हो के क्यू जीरो और यहाँ पर रो डी और अपॉन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वेयर, और वी यहाँ पर दिखाता है कि आप एक वॉल्यूम का इंटीग्रेशन कर रहे हो। तो इस प्रकार से ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, ये भी आपके 12वीं क्लास में थे, तो चलो आपको रिपीट करवा दिए। अब उसके बाद देखो बच्चों आपके पास क्या है नेक्स्ट, देखो हाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स फिजिकल इंपॉर्टेंस, विद्युत क्षेत्र की परिकल्पना और उसका भौतिक महत्व। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो आपने 12वीं क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ रखा है कि ये कोई भी अगर एक चार्ज है कि मान लो जैसे आपके पास ये वाला यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, तो इसके अराउंड एक ऐसा एरिया होता है, वैसे एरिया इनफाइनाइट तक होता है लेकिन वो इनफाइनाइट तक पहुँचते पहुँचते फोर्स की वैल्यू वो बहुत ही कम हो जाती है। तो इसके नज़दीक में एक ऐसा एरिया होता है जहाँ अगर अपने अनदर चार्ज को ले आएँ कि अगर मान लो यहाँ पर कोई और चार्ज आ जाए इस एरिया के अंदर, प्लस या माइनस चार्ज कोई भी हो, तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस एरिया को जो चार्ज के अराउंड होता है जहाँ पर कोई अनदर चार्ज को लाएं उस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको अपने बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ गई, यही डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई कि द एरिया अराउंड ए चार्ज वेयर अनदर चार्ज फील्ड से फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ अन्य आवेश लाने पर वह बल का अनुभव करे विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये एक वेक्टर फील्ड है, वेक्टर फील्ड सदिश क्षेत्र। सदिश क्षेत्र का मतलब जो इसकी वैल्यू होती है वो इसकी डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है। ठीक है ना, डायरेक्शन इसकी किस साइड में है उस पर भी इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। समझ आई बात। फिर देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपने वैसे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन, टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश। अब ये वाली डेफिनेशन मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है नहीं पता होती है, बहुत से टीचर हैं जो नहीं बताते हैं ये वाली। तो देखो अगर जिसने नहीं पढ़ी हुई या पढ़ी हुई भी है तो एक बार फिर से रिपीट कर लो कि टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश क्या होता है। सबसे पहले ये एक इमेजिनरी चार्ज होता है, मतलब रियल में तो ऐसा चार्ज नहीं होता, लेकिन फिजिक्स के कंसेप्ट समझने के लिए या उनको आसान बनाने के लिए अपने क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें अपनी तरफ से मानते हैं। ठीक है, तो एक इमेजिनरी चार्ज अपने ऐसा चार्ज लेते हैं जिसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम हो, मतलब क्यू जीरो टेंस टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि क्यू जीरो की वैल्यू जीरो नहीं है लेकिन जीरो के करीब है, बिल्कुल करीब है, लेकिन जीरो नहीं है क्योंकि चार्ज की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, तो एक बहुत ही छोटा चार्ज, ए वेरी स्मॉल यूनिट चार्ज हो हुज ओवन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेग्लिजिबल सो इट डज नॉट अफेक्ट अनदर चार्ज टेकिंग नियर बाई इट। मतलब कि अगर एक ऐसा चार्ज लें अपने जिसकी खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही कम हो, नेग्लिजिबल हो, कि अगर इसके अराउंड अपने कोई इसके पास में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लेके भी आए तो उस पर इसका फर्क ना पड़े, ये फोर्स ना लगाए। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई चार्ज पड़ा हुआ दूसरा चार्ज उसके पास लाएं और वो उस पर फोर्स ना लगाए। लेकिन अपने इस चार्ज को इतना छोटा ले लेते हैं कि जो फोर्स की वैल्यू है वो लगभग नेग्लिजिबल हो जाती है, मतलब इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो किसी और चार्ज के पास इसको लेके जाएं, मान लो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज कोई और पड़ा और क्यू जीरो को इसके पास लेके आए, तो ये वाला प्लस क्यू चार्ज है ये इस पर फोर्स लगाएगा, लेकिन क्यू जीरो का खुद का ना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना ही ये क्या करेगा फोर्स लगाएगा, ऐसा अपने मानते हैं। समझ आई बात। तो टेस्ट चार्ज अपने क्या करते हैं, फिजिक्स के कंसेप्ट को आसान बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा उसको आसानी से समझने के लिए अपने एक टेस्ट चार्ज मान लेते हैं कि ये यूनिट चार्ज होता है, मतलब 1 म्यू कूलम हो सकता है। ठीक है, 1 पिको कूलम हो सकता है, 1 होगी वैसे इसकी वैल्यू, और 1 नैनो कूलम हो सकता है, कुछ भी, मतलब छोटा चार्ज बिल्कुल। ठीक है, तो उसको अपने बोल देते हैं टेस्ट चार्ज। फिर देखो नेक्स्ट आ जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि किसी विद्युत क्षेत्र में रखे इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, कि अगर मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर,
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाला, किसके कारण होगा, किसी चार्ज के कारण होगा। मान लो यहाँ पर कोई चार्ज पड़ा है, उसके कारण ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर अपने टेस्ट चार्ज को ले आए, Q0 चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो इस पॉइंट पर ले आए, ठीक है, तो अब ये वाला चार्ज इस Q0 पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो वो फोर्स मान लो कितना है, F है, ठीक है। तो अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको अपने E से शो करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है E की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, फोर्स और अपॉन में Q0। तो फोर्स ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। की किसी विद्युत क्षेत्र में रखे इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, कि मान लो यहाँ पर टेस्ट चार्ज लगा रखा हुआ है, तो इस पर जैसे मान लो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस पर आउटसाइड क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो ये वाला फोर्स को अगर अपने क्या करें, इस टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा आपके पास, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू आ जाएगी। और जो अब बीएससी में, ये तो आप 12वीं क्लास में पढ़ते थे, ठीक है, 12th में पढ़ते थे। अब बीएससी में थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके पढ़ेंगे। अपने बीएससी में ये वाला फार्मूला नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा आपको अपने अंदर सुधार करना पड़ेगा। ये वाला फार्मूला ना लिख के अपने यहाँ पर लिखेंगे ई वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे एफ वेक्टर और अपॉन में Q0, और यहाँ पर लिमिट लगा देंगे, लिमिट Q0 टेंस टू 0। लिमिट क्यों लगाई है कि Q0 की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला अपने यहाँ पर यूज करेंगे, ई वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट Q0 टेंस टू 0 एफ अपॉन Q0, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट एंड डायमेंशन आ जाती है, यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट कहाँ से निकलती है, फार्मूले से निकलती है। तो यूनिट और डायमेंशन, पहले यूनिट निकाल लेते हैं। तो ई की जो यूनिट आ जाएगी, देखो ऊपर एफ अपॉन Q0 है जनरल फार्मूला जो इसका है, तो ऊपर आ जाएगा न्यूटन, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, कूलम आ जाएगा। न्यूटन अपॉन यानी न्यूटन बटा कूलाम, जो हिंदी में बोल देंगे इसको। अब जो इसकी डायमेंशन आ जाती है, डायमेंशनल फार्मूला, न्यूटन का क्या होता है, M1 L1 T-2, और कूलम का क्या होता है, A1 T1। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो ये क्या आ जाएगा, M1 L1 T-3 A-1, ये इसका क्या आ जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। अब एक और टर्म होती है, ठीक है, इसी के अंदर, जिसको अपने बोल देते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी आपने यानी बहुत बार सुना होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको हिंदी में बोल देते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। तो ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र होता है एक समान, कि अगर मान लो अपने पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे यहाँ पर, तो इसके अंदर अपने क्या करें, आपको पता है इंटेंसिटी की वैल्यू ई होती है। तो इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर निकालें, चाहे इस पॉइंट पर निकाल लें, चाहे इस पॉइंट पर, चाहे इस पॉइंट पर, इंटेंसिटी की वैल्यू हर एक पॉइंट पर क्या हो, सेम हो। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने बोल देते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपने लिख देंगे कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर, जो ई वेक्टर अपने बोल देते हैं, इज सेम एट एवरी पॉइंट, कि एक ऐसा यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर की वैल्यू हर एक पॉइंट के लिए सेम हो, तो उसको अपने बोल देंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जनरली जनरेट होता है कि अगर अपने एक पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट है और एक अपने पास नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट है, इन दोनों को आमने सामने रखें तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ये वाला, इसको अपने बोल देते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। आप चाहे यहाँ पर वैल्यू निकालो, चाहे इस पॉइंट पर निकालो ई की, चाहे इस पॉइंट, हर जगह ई की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। इसको अपने बोल देते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों समझ आई बात, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो एक चीज़ और आती है इसी में ही, वो देखो क्या आता है आपके पास, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से ज़्यादा तो नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि या इनको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोल देते हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या चीज़ होती हैं कि सबसे पहली बात ये क्या होती है कि इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस। अब इन इमेजिनरी लाइंस का यूज क्या करते हैं अपने इन जो काल्पनिक रेखाएं हैं इनका यूज क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती हैं। ये शोज ई वेक्टर कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को अपनी कॉपी पर दिखाना है या बोर्ड पर दिखाना है मुझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, तो अपने कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं, उन लाइंस को ही अपने क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये क्या करती हैं, शोज ई वेक्टर डायरेक्शन, ई वेक्टर की डायरेक्शन को ये शो करती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो सकती हैं, एक दूसरे के अगर पैरेलल हो ये वाली लाइंस, ऐसे मान लो कि एक दूसरे के पैरेलल हो, तो ये वाली शो करती हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, मतलब हर जगह उसकी वैल्यू सेम है। या फिर ऐसे भी हो सकती हैं, कर्व की फॉर्म में भी हो सकती हैं। जैसे अगर +2 में आपने देखा हो तो एक डाइपोल के कारण +q -q, इसके कारण ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आती थी, ऐसी प्लस से स्टार्ट होके और नेगेटिव पर क्या हो जाती थी, ख़त्म हो जाती थी। आप इस प्रकार की फील्ड लाइन को पढ़ते थे। ठीक है, इनकी डायरेक्शन ये होती थी, पॉजिटिव से निकलकर और नेगेटिव में ये क्या करती थी, एंटर करती थी। ठीक है, इस प्रकार से। तो कर्व शेप में भी हो सकती हैं, ये क्या हो सकती हैं, कर्व्ड शेप में भी हो सकती हैं। तो कर्व्ड शेप में आपको ई वेक्टर की डायरेक्शन अगर किसी भी पॉइंट पर निकालनी है तो आप यहाँ पर क्या करते हो, टेंजेंट ड्रॉ करते हो। तो ये टेंजेंट ही अपने को क्या बताती है, डायरेक्शन को बताती है। अब नेक्स्ट, अगर मान लो आपके पास इक्वल एरिया है दो, ठीक है, दो इक्वल एरिया मान लो, ये दोनों इक्वल एरिया, एक में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऐसे है और एक में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, कि मान लो 3 ही है। ठीक है, यहाँ पर और ऐसे, तो इसमें ज़्यादा पास पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसमें दूर है एक दूसरे से। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के नियर बाई होंगी वो क्या होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, और एक दूसरे से अगर फार होंगी, दूर होंगी, तो वो क्या होगा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या होती है कि सेम एरिया में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी आ रही हैं। तो जहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इकट्ठी हो रही हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में कुछ पॉइंट्स थे। तो सारा ही 12वीं वाला है, लेकिन आपको मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और कुछ जो चीज़ें भूल चुके हो आप वो दोबारा से आपको याद आ चुकी होंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बाकी अपने कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।